वालेकुम। आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, हाँ। वो शकील भाई को मेरे ख्याल है नहीं आ रही ना अभी तक आवाज। उनका माइक कहीं ऑफ नहीं है उनको। अच्छा, बाल छोटे हो गए, खैरियत? ये चलो, कोई फायदा तो हुआ कोरोना का? नहीं, बाल तो छोटे हुए हुए अरसा हो गया। अच्छा, मैंने तो आखिरी दफा अभी देखा वाला, मैंने सोचा कोरोना का कोई कारनामा अब है। तो कोरोना ने बाल बाल सब बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। अब तो बाल कटवाने का इंतजाम खत्म हुआ। सही। तो शकील भाई को का ना, दो अलग अलग जगहों से कनेक्टेड है। हाँ, मेरे। अच्छा। तो इसमें ना अब तो ये मेरे पास हो रही है रिकॉर्डिंग से। अभी नहीं, आप कैमरा बंद करो। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अब वो आपको आवाज़ आ रही है? अब वो आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम। शकील भाई, आ रही है ना बस? आप जवाब देंगे ना तो आपको आपने आपको अनम्यूट करें, तो आपने अपने स्पीकर बंद किया हुआ है। इस वक्त स्पीकर खोलें तो आपकी आवाज आएगी। या इसमें होस्ट कौन है? मारूफ, आप हैं होस्ट? नहीं जी, नहीं, आप होस्ट हैं और आप अच्छा। रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ना, कर रहे हैं आप? जी, मैं तो कर रहा हूँ। तो मैं क्या अनम्यूट बता? शकील भाई को अनम्यूट, अब मैं अनम्यूट करके देखता हूँ। अगर मुझे लग रहा था मैं नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं। नहीं, लेकिन वो देखो। मैनुअली वो तो खुद भी हाँ। कर सकता है। हाँ, खुद तो कर सकते हैं ना, वो नहीं कर। शकील भाई को आवाज आ रही है या क्या हो रहा है? मैं अनम्यूट का बटन दबा रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा उनका अनम्यूट। शकील भाई को मैसेज करके देखा जाए। चैट करते हैं। आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चन।
इसके अलावा देर हो गई हमारे यहाँ से। पाकिस्तान ये भाई की बात है। अकेले को मोबाइल में लाता। वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। अच्छा, आप अपना आवाज अनम्यूट करें तो आपकी आवाज भी आएगी। एक दफा अनम्यूट करके देखें। ये मोबाइल पे आवाज ज्यादा अच्छी आ रही है। आपने दो चीजें खोली हुई ना, एक चीज खोल लें। मोबाइल को आप, हाँ, आपको स्पीकर आपने उसका खोला हुआ, मोबाइल को आप शकील भाई मोबाइल को म्यूट, इस पहले डेस्कटॉप को अनम्यूट करें। हाँ, अब बोले आप। आवाज आ रही है ना आपको? अब आ रही है। तो सही। ठीक है, और अब मोबाइल वाले को बंद कर दे, मोबाइल से भी शोर आ रहा है। कर दिया मैंने, बंद कर दिया। नहीं, अभी हैं आप, अभी तक बंद नहीं हुआ। अब हो गया। अच्छा, ये अभी हम किसी का इंतजार कर रहे हैं ना? रिकॉर्डेड सेशन तो चालू हो सकता है। नहीं शकील भाई, हम जी रिकॉर्डेड सेशन शुरू कर देते ना। मारूफ, बिस्मिल्लाह। आप हैं? जी जी जी। आपने तस्वीर बंद कर दी तो तस्वीर खोल दो तो अ, आ गई। जी ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल है बीच में कुछ लोग और अटेंड करते रहेंगे, टाइम को हम सेव कर लेते हैं। और इसमें यह है कि शकील भाई के जहन में ये था कि कुछ लोगों से बात की हुई है कि एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आज की सूरत हाल है उस पर कोई रोशनी डालें, क्योंकि हम, शकील भाई अब चाहे तो आप म्यूट में वालेकुम। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आज की सूरत हाल पे की तफसील आप बताए, नहीं क्या? जो। यार वो मेरी बात हो गई थी खलील सत्तार साहब से, आज मुलाकात हुई। ठीक है, तो आज की सूरत हाल पे कोई रोशनी डाले। और आपसे दो एडवांटेजेस हैं। एक तो जरूरत है कि आप डॉक्टर और सर की हैसियत में अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन आप यूके में हैं तो यूके की भी अपनी एक सिचुएशन होगी, उसको भी बता सकते हैं कुछ हमें सीखने के लिए कि हम क्या समझें कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, अब्बू ने मुझे जब ये इस बारे में बताया था, खैर मैंने कोशिश करी थी, फिर मैं वक्त के डिफरेंस की वजह से और मसरूफियत की वजह से भी मैं और आप एक वक्त पर फारिग नहीं हो सके, तो बात नहीं हो सकी थी। फिर अब्बू ने मेरे ख्याल से आपसे भी डिस्कस करके इस मीटिंग का प्लान किया होगा। तो मैंने सोचा कि ज्यादा इसको फॉर्मल रखने के बजाय थोड़ा इनफॉर्मल डिस्कशन होना बेहतर है, क्योंकि ज्यादा बेहतर है कि जो आपके पास सवालात होंगे हम्म। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत इसके कि मैं अपना फलसफा बयान करूं। लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सबसे पहली बात यह है कि एक हमें पता चला है कि एक बीमारी का, कि कुछ नई बीमारी आई है, लोगों के सांस में इन्फेक्शन कर रही है, कंटेजियस है, यानी कि तेजी से फैल रही है, और कुछ लोगों के लिए फैटल भी है। कुछ लोगों को मोर्टेलिटी उनमें हाई है। वो ज्यादातर बूढ़े लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसा कि कॉमन बीमारियां करती हैं। हर बीमारी बूढ़े लोगों को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
ये कुछ ज्यादा कर रही है। अब प्रॉब्लम इसमें इतना हिस्टेरिया और न्यूज इसलिए बनी है कि इसके बारे में एक तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के भी पास, और नई चीज है, इलाज पता नहीं है। शुरू में तो ये भी नहीं पता था कि डायग्नोस क्या करना है, और शुरू में तो ये भी अंदाजा नहीं था कि इसके ऊपर सिम्टोमेटिक रिलीफ कैसे देना है। तो मेडिकली तो ये चैलेंजेस है। फिर ये मालूम करना कि इसको रोकना कैसे है और इसका मुस्तकिल तौर पर इलाज किस तरह करना है, यानी कि वैक्सीन और एंटीवायरल ट्रीटमेंट की बात करना। अब उसके बाद सेकंड इम्पैक्ट ये आया कि क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया, सोशल मीडिया और जनरली इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि कैओस भी फैल रहा था सोसाइटी में, और उसको स्टॉप करने के लिए क्या तरीके का गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने भी पैनिक रिएक्शंस किए हैं जो भी, तो उससे सिस्टम पे जो फर्क पड़ रहा है वो, उसकी वजह से जो अनप्रिपेयर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है उस पे क्या इफेक्ट होगा। अब ये सडनली 3-4 इसके अंदर इश्यूज हैं। तो आप बताइए पहले इस डिजीज के ऊपर इटसेल्फ, इसके ऊपर बात कर लें। आवाज नहीं आई इरफान भाई आपकी। मेरा तो ख्याल ये था कि इतने दिन में आपकी समझ में क्या आया। सही यानी सही। इधर उधर राय भी, पहले दिन कुछ और होगी, दूसरे दिन कुछ और होगी, और 60वें दिन कुछ और नहीं होगी। नहीं, ये आपका मैं ख्याल है? मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारे पास मेरे पास नवंबर के एंड में ईमेल आई थी चाइना से, जो ऑफिशियल ईमेल आई थी। उन्होंने, उनके हेल्थ केयर सिस्टम ने यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को ईमेल करी थी, और वो हमारे तक आई हॉस्पिटल में। तो मैं डिपार्टमेंट में क्योंकि मैनेजमेंट टीम करता हूँ, तो मेरे पास ईमेल आई। तो उस ईमेल में उन्होंने इसका जिक्र किया कि उनके पास स्प्रेड हो गया है इस वायरस का, जिसको प्रीवियसली ये वायरस सर्स और मर्स की सूरत में, 2 बीमारियों की सूरत में आ चुका है, और जिसके ऊपर ज्यादा उस वक्त भी रिसर्च नहीं हुई थी। समहाउ वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। और अब उन्होंने इस बार जो मैं ईमेल करी थी, वो ईमेल बड़ी खतरनाक थी। इसमें उन्होंने कहा कि आप जिसको हो जाएगा उसके करीब नहीं जा सकते, उसको आइसोलेट करना है, उसको छूना नहीं है, मरीज को, मरीज के करीब नहीं जाइए, दूर रहिए, और बहुत सारी इस तरह की बातें थी जिसके ऊपर हाफ ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो उस वक्त मजाक उड़ा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्योंकि वो सेंस नहीं बन रहा था कि आपको इलाज तो करना है और आप बगैर छुए, बगैर मरीज को देखे और बगैर मरीज के करीब जाए, जिसको हो गया उसको दूर तो नहीं रह सकता। तो उनकी ईमेल में सिवाय एक जनरल इंफॉर्मेशन के कुछ ज्यादा था नहीं उस वक्त। तो वो बात वहां दब गई। फिर when it starts spreading, तो हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुई हमें जनवरी में, जब हमने ये सोचना शुरू करा कि इसके ऊपर इवेंचुअली जब ये हिट करेगा और अगर आ जाएगा तो हम कैसे डील करेंगे एक ऐसी चीज को जो कि हमारे लिए अननोन है। उसका बारे में सिवाय इसके कि शुरू में सिर्फ अजम्पशन थी, और जो चाइनीज अथॉरिटीज ने हमें बताया था उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं था। खैर इवेंचुअली जब आ गया और यूके में और फैल गया, तो उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी आती रही और फिर प्लानिंग भी चेंज होती रही। तो इवेंचुअली ये कुछ चीजें जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं फैक्ट्स, वो ये हैं कि कंटेजियस डिजीज है, ड्रॉपलेट से फैलती है, उसके किसी भी बॉडीली सिक्रीशन के ड्रॉपलेट से फैल सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ड्रॉपलेट को अगर टच किया जाए तो उससे फैलेगा। अच्छा, कॉमन ड्रॉपलेट एरिया म्यूकोजल सरफेस होता है, जैसे कि मुंह के अंदर का हिस्सा, नाक के अंदर का हिस्सा है, या आंख है आपकी, जो जो गीले एरियाज हैं। और यूजुअली क्योंकि सांस के थ्रू अंदर जा रहा है और लंग्स को अफेक्ट करता है, तो ज्यादातर नेजो ओरल कैविटी के अंदर इसका वायरल लोड ज्यादा है जिन मरीजों को है उनके थ्रू फैलने का, इसीलिए, और इसके थ्रू ट्रांसमिशन भी ज्यादा है। फिर हमें ये पता चल गया कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं ऑब्वियसली उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वंस वायरस अफेक्ट करता है आपको तो अराउंड 7 to 10 days टाइम में
वो बॉडी क्योंकि उसके खिलाफ रिएक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, तो वो बॉडी का रिएक्शन और वायरस का अपना एक्शन मिलकर ओवरऑल बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वो लोग हैं जैसे कि कॉमनली कैंसर सर्वाइवर्स हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट पर है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिनको और कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे हार्ट डिजीजेज है, उनको हाइपरटेंशन है, किडनी की डिजीज है उनको। इसके अलावा ओवरवेट लोग हैं और ओल्ड एज है। एक और फैक्ट इसके बारे में जनरलाइज अब तो काफी स्टेब्लिश हो गया है कि बच्चों को एज सच नुकसान नहीं पहुंचा रहा नंबर्स वाइज। स्कैटर्ड और स्प्रेडी इन्फेक्शन है बच्चों में, और कुछ बहुत ही रेयर मोर्टेलिटी रिपोर्ट हुई है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है, और बहुत ही ज्यादा रेयर किस्म की डिजीजें हैं जो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बच्चों में इतना ज्यादा कंटेजियस होकर फैटल नहीं हुआ। और एक और हमारे यहाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स का है। फॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट फीमेल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती हैं और डिजीज के लिए कोरोना वायरस ने उनको भी इतनी ज्यादा तरह मुतासर नहीं किया, जो कि प्रोबेबली हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। तो एक्चुअल जो एज ग्रुप रह गया वो वही रह गया जो कोमॉर्बिड जिनको हैं और जो कि एज में ज्यादा हैं। प्रोबेबली उनकी जो फिटैलिटी स्कोर है वो ज्यादा बन जाता है, वो फ्रेल है, एक्टिव नहीं रहते जिंदगी में, उनकी पर्सनालिटी टाइप इन हो गई है। इस फैक्ट के बाद उनकी मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर के लिए बात कर रहा हूँ, उसकी की जगह नाम शकील भाई को कहते हैं कि शकील भाई आप उम्र के उस हिस्से में तो हैं, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव इतने आपको नहीं होने वाला। हाँ नहीं अल्लाह करे, वो तो बात उनसे होती भी रहती है और मैं यही बोलता रहता हूँ कि एक्टिव रहें, जितना एक्टिव रहेंगे उतना इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसका। अपार्ट फ्रॉम ये तो एक सिचुएशन है जो होपफुली सेटल डाउन हो जाएगी कुछ अरसे में। तो खैर उसके बाद फिर ये तय हुआ कि अब ये जो एक और प्रॉब्लम जिसने हिट करा वो ये कि क्योंकि इतनी तेजी से लोगों में फैल रहा है और ऑब्वियसली whatever numbers of mortality different countries have reported from 4% mortality से इनफैक्ट जर्मनी ने तो शायद 1% रिपोर्ट करी। फिर जो बेसिक बड़ी मोर्टेलिटी रिपोर्ट हुई है वो 5% से 10% रिपोर्ट हुई है। उसमें ज्यादा प्रॉब्लम मोर्टेलिटी वाली साइट का तो एक अलग एथिकल सिस्टम को इशू है, लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम को इशू है। तो हमारा इवेंचुअली क्योंकि यहाँ सेंट्रलाइज हेल्थ केयर सिस्टम है तो और गवर्नमेंट रन करती है सारे को, तो गवर्नमेंट ने फौरन से कंट्रोल टेक ओवर कर लिया था। तो हमने ये प्लान करा कि यहाँ पर जो रूटीन हेल्थ केयर का वर्क है जो कि वेट कर सकता है, जिसमें इमरजेंसी नहीं है पेशेंट को, पहले तो वो हमने ब्लॉक किया, वो काम बंद कर दिया और उसको डेफर कर दिया ताकि स्पेस क्रिएट हो सके प्रीएम्प्ट करते हुए कि अगर कोविड के पेशेंट इतना ज्यादा हिट हो गए कि पूरा हॉस्पिटल फिल हो जाएगा तो हम उनको रखेंगे। प्लस ऑब्वियसली उन्होंने एक्स्ट्रा हॉस्पिटल बना जगह क्रिएट करने की तैयारी शुरू कर दी ऑलरेडी कि इफ दे नीड तो वहां भी डालेंगे। और यूके में क्योंकि वो फैला पैचेस के थ्रू है, पहले हाई पॉपुलेटेड डेंसली एरिया में आया लंदन में, तो उसने बाकी एरियाज को प्रिपेयर करने का टाइम दिया थोड़ा सा। दूसरा उसके बाद हमने फिर अपने अर्जेंट काम भी ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिए, यानी कि वो मरीज जिनको अगले 4 से 6 हफ्ते 8 हफ्तों में इलाज के लिए जरूरत पड़ सकती थी, मैं स्पेशली सर्जिकल साइट की बात कर रहा हूँ कि सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी, उनको भी फिर डेफर किया कि अब आपको 8 हफ्ते के अंदर नहीं, अब हम आपको थोड़ा सा और देर से ऑपरेट करेंगे। और फिर हमने सिर्फ अपना काम को इमरजेंसी की बुनियादों पर रख दिया, यानी कि सिर्फ लाइफ और लिम्ब सेविंग प्रोसीजर्स ही करना शुरू कर दिया। तो उससे कुछ स्पेस क्रिएट हो गई हॉस्पिटल के अंदर प्रीएम्प्टली के अगर कोविड ने हिट करा तो उनको। फिर दूसरा हमने ये करा कि हमने अपना स्टाफ फ्री करना शुरू कर दिया कि प्रीएम्प्ट करते हुए कि स्टाफ रीडिप्लॉय करेंगे अगर हॉस्पिटल भर जाएगा तो, चाहे मेरी स्पेशलिटी है या नहीं है कोविड डील करने की। बेसिकली तो ऑब्वियसली सारे नर्सिंग और मेडिकल डॉक्टर्स हैं तो उनको बेसिक मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया तो आता है, तो वो लोग सब डिप्लॉय होंगे वहां पर। उससे रिलेटेड इन्होंने थोड़ी ट्रेनिंग भी शुरू करा दी थी जनरली।
इवेंचुअली ऑब्वियसली इन्होंने प्लस ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट ने लॉकडाउन रखा मेंटेन, तो स्लोली ये हुआ है कि अब उसका जो स्प्रेड है डिजीज का वो कट डाउन हुआ। और एक एक्स्ट्रा हॉस्पिटल जो लंदन में यूज हुआ है नाइटिंगेल हॉस्पिटल, उसके अलावा और कोई नाइटिंगेल, वो हॉस्पिटल उन्होंने सारे जो एक्स्ट्रा हॉस्पिटल है उनका नाम नाइटिंगेल रखा। तो मैनचेस्टर में और लिवरपूल दूसरे एरियाज में नाइटिंगेल हॉस्पिटल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ एरियाज रीजन में तो बिल्कुल भी इतना नहीं फैला, जैसे हमारे रीजन में 20% से ज्यादा नहीं फैला। तो हमारे 20% का मतलब 20% से ज्यादा बेड ऑक्यूपेंसी नहीं ले सका वो हॉस्पिटल की कोविड पेशेंट। ऑल्दो मोर्टेलिटी सेम रही, मोर्टेलिटी क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं वर्सेस पेशेंट जो के जिनको टेस्ट किया गया, इसलिए यूके के अंदर थोड़ी सी मोर्टेलिटी हाई नजर आ रही है, 10% 12% तक नजर आई है। वो इस वजह से कि ये वो पेशेंट है जो टेस्ट किए हैं। तो क्योंकि जनरलाइज हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ पर और टेस्टिंग को उन्होंने सेंसिबली प्लान करा हुआ है, तो टेस्ट सिर्फ उनको किया गया जिनको सिम्टम्स थे और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही थी। हर आदमी को टेस्ट नहीं किया गया, जो कि करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका इवेंचुअली कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि आप अगर आज आपका स्वैब जाएगा या पीसीआर के लिए टेस्ट के लिए, तो रिजल्ट अर्लीस्ट 4 घंटे भी आएगा। तो वो अगर नेगेटिव आता है तो एक तो 30% फिर भी चांस होता है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं, 100% सेंसिटिव नहीं है, और वैसे तो कोई भी रिजल्ट नहीं होता। दूसरा ये कि वो 4 घंटे के बाद जब रिजल्ट आएगा, जब तक रिजल्ट आएगा उस 4 घंटे में अगर आप अनलेस आप किसी बॉडी बैग के अंदर सेल्फ आइसोलेटेड है, आप फिर कांटेक्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस को। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको होगा नहीं कभी। उसका जो ओनली गारंटी टेस्ट है जिससे ये पता चले कि आपको अब शायद री इन्फेक्ट नहीं हो, वो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, जिससे ये पता चले कि आपको एक बार हो चुका है और आप रिकवर कर चुके हैं। और उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने पेपर आर्टिकल लिखे कि शायद डाउटफुल है कि आपको दोबारा हो, लेकिन अभी तक मेजोरिटी कंसेंसस यही है कि वंस आपको एंटीबॉडी हो जाएगी तो एटलीस्ट इस अटैक के अंदर आपको दोबारा नहीं होगा, अनलेस वायरस जो है वो अपना स्ट्रेन चेंज करे। जैसे कि फ्लू वायरस में होता है कि आपको हर साल वो आता है, किसी को हो जाता है किसी को नहीं होता, एटलीस्ट फॉर द सीजन आपको दोबारा नहीं होगा। तो ये तो हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट था इसका। तो इवेंचुअली वो फिर क्योंकि कुछ रीजन में इफेक्ट नहीं हुआ, लंदन बैडली इफेक्ट हुआ था। लंदन में लंदन में तो खैर उसने केओस भी क्रिएट करा और इट वाज वेरी डेट्रीमेंटल था सिस्टम के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एट वन पॉइंट हॉस्पिटल जो है वो 95% ऑक्यूपेंसी पे चले गए थे। तो सिस्टम इतना बैडली इफेक्ट हो गया था कि न्यूरो सर्जन जो है वो कोविड के पेशेंट ट्रीट कर रहे थे। तो इससे ज्यादा कुछ सिस्टम के साथ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि 30-40 साल तक एक आदमी ने मेडिसिन ट्रीट नहीं करा है जनरल पेशेंट निमोनिया को, और इवेंचुअली उनको फोर्सिबली ट्रीट करना पड़ रहा था, जो कि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है या वो इतने वेल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सिस्टम डिप्लीट हो गया था मैन पावर। लेकिन इवेंचुअली वो रिकवर हो गया अभी सिस्टम काफी, एक्टिविटीज सारी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, और मोस्ट ऑफ द जो ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं वो अपनी नॉर्मल फंक्शन की तरफ लौट रहे हैं। यानी कि अब अर्जेंट पेशेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं, इलेक्टिव पेशेंट के ऊपर इवेंचुअली प्लान कर रहे हैं, और विद इन अ वीक इलेक्टिव पेशेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसका फर्दर ये कि एक और इसके अंदर जो कैच है या पॉइंट टू लर्न है वो ये कि इसको एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए स्पेनिश फ्लू से। सो हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है 100 years ago के स्पेनिश फ्लू जब आया था, इट रिमेन्ड इन द सिस्टम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। और फर्स्ट टाइम जब आया था तो फर्स्ट टाइम इट डिडंट हिट एट बैजिली एज सेकंड टाइम। तो ये जो कंसिडर करना है कि वो एक तो ये कि प्रॉब्लम ये कि एक तरह की पॉपुलेशन वो है जो कहती है मुझे नहीं होगा, दूसरी पॉपुलेशन ये कि आई कांट स्प्रेड, थर्ड क्वेश्चन ये कि क्या ये रियलिटी है अभी या नहीं है, और चौथा क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबली उसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है, वो ये कि व्हाट्स द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ इट, कि रियलिटी है क्या, वो मैन मेड है, लैब मेड है या नेचर मेड है।
तो जो पहले 3 क्वेश्चन है वो ये है कि वो तो यू हैव टू असेस के एक तो पहली बात ये कि जो सिंपल बेसिक स्टेप डिजाइन किए गए जैसे कि कांग्रीगेशन या जो मजमा है उसकी तादाद कम करने को और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो बात की गई है वो किसी हद तक बेनिफिशियल है, क्योंकि एटलीस्ट वो ट्रांसमिशन को रोकता है। अगर आपको हो गया है तो आप दूसरे को फैलाएंगे नहीं, तो वो मैटर करता है। इवन फैमिली टू फैमिली, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स आप कितना कंसिडर करते हैं, या वर्क प्लेस पर भी, कि वो मास्क सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको बचाए, मास्क इसलिए है कि अगर आपको गलती से हो गया है और आप एसिम्टोमेटिक हैं, जो कि आप हो सकते हैं, अराउंड 50-60% पेशेंट एसिम्टोमेटिक होंगे, तो वो दूसरे को नहीं लगाएं। और ये चीज लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इवन नेचर है, वंस वो कोई भी चीज सबसाइड हो जाती है तो उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं की जाती और बात नहीं की जाती। तो स्पेनिश फ्लू के टाइम पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर लोगों ने क्रिएट किया था प्रॉब्लम हेल्थ केयर सिस्टम और उनकी एडवाइस पर, कि जब उनको कहा गया कि ये मास्क आपको पहनना है और हर वक्त मास्क पहनी है और लोगों से नहीं मिली है, तो उन्होंने कुछ हद तक, ज्यादातर पॉपुलेशन ने लोगों से नहीं मिलने को तो फिर भी मान लिया, मास्क पहनने पे फिर भी अवॉइड करते थे। और उसके ऊपर हिस्टोरियन ने लिखा है कि वो काफी जगह पर तो प्रोसेशन भी निकाले पॉपुलेशन ने, क्या मास्क पहनने पे हमें फोर्स नहीं किया जाए और हम नहीं पहनेंगे। और इवेंचुअली खैर वो सेकंड हिट के अंदर तो उन्होंने ठीक ठाक लोगों को मार दिया था स्पेनिश फ्लू ने। उस वक्त ऑब्वियसली हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज्यादा नहीं था, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए आपके पास जराए नहीं थे, मीडिया नहीं था, लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी इसमें जो सिंपलेस्ट थिंग है वो है प्रोबेबली टू हाउ टू स्लो डाउन द स्प्रेड इज मास्क है खाली। और बाकी हैंड वॉशिंग तो ऑब्वियसली है, वंस आप कोई भी चीज कांटेक्ट करेंगे तो आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा। शुरू के अंदर एक और मिसकॉन्सेप्शन जनरेट हुआ था कि एनी ड्रॉपलेट विच ड्राइज वो खत्म कर देगा वायरस को ऑटोमेटिकली। वो भी अभी अब उन्होंने डिटेल में रूल आउट कर दिया है कि ऐसा नहीं है। कभी कभी तो जो मेटल पर, प्लास्टिक पर, इट कैन रिमेन अलाइव फॉर 3 days। कुछ पेपर्स में तो उन्होंने 6 days भी रिपोर्ट करा। एज अ हेल्थ केयर वर्कर मुझे तो कुछ और चैलेंजेस पर्सनली भी थे कि मैं हॉस्पिटल क्योंकि काम पे जा रहा था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हाई रिस्क एरिया के अंदर मैं जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो वहां से वापस ला के मैं कैरी करके घर नहीं लेकर आ जाऊँ। तो उसके लिए मैंने अपनी पर्सनली तो कुछ टेक केयर करा है, कुछ स्टेप्स लिए थे कि उसको मैं ट्रांसमिट नहीं करूँ। वो जनरली उन्होंने फिर ओवरऑल हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर भी कर दिया कि बाकी भी सारे नहीं करे। तो वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं, शूज चेंज कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, वापस निकलते हुए भी वाइप करके जा रहे हैं। वो जो हॉस्पिटल के शूज ड्रेस हैं वो घर के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, जस्ट टू स्लो द ट्रांसमिशन अब कहाँ से है। खैर, लेकिन ये तो हेल्थ केयर सिस्टम है। हेल्थ केयर सिस्टम तो इवेंचुअली कोप कर लेगा किसी ना किसी तरह से, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हेल्थ केयर सिस्टम को कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो मेरा ये, लेकिन ये मेरा जाती ओपिनियन है, हो सकता है हो जाए, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में 7 अरब 80 करोड़ वेंटिलेटर बन जाए और 7 अरब 80 करोड़ आईसीयू बेड हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हेल्थ केयर सिस्टम इवेंचुअली ट्रियाज करना शुरू करता है। ट्रियाज का मतलब है कि ये तय करना शुरू करता है कि किस मरीज के बचने के ज्यादा चांसेस है, उसको बचाया जाए, जिसके बचने के चांसेस नहीं है उसको नहीं बचा सकते। ये जनरल पॉलिसी है, पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होती है। फिर ये देखा जाता है कि किसको बचाने के बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैटर करेगी। ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी या हमारे कल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सारी को लेकर, एथिकल इशू जनरेट करता है, वो यहाँ पर भी है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो हम चाहते हैं कि ऑल आउट एफर्ट की जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस हाल में है, और उसको पूरा चांस दिया जाए। और यूजुअली टू पुल आउट ऑन अ पेशेंट इज डिफिकल्ट मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन उसके बावजूद भी जब सिस्टम क्राइटेरिया एक्सीड कर जाएगा, जैसे यहाँ पर एक जनरली 2-3 बहस प्रीएम्प्ट करके शुरू हो गई थी कि उस वक्त क्या होगा जब हॉस्पिटल में आखिरी वेंटिलेटर रह जाएगा,
अगर सारे कोई लिमिट है हर हॉस्पिटल की, जैसे हमारे मेरे ट्रस्ट की लिमिट थी कि हमने इस वक्त हम 40 वेंटिलेटर पर हैं, हम एक्सीड करके 200 वेंटिलेटर पे चले गए। लेकिन ये डिसीजन के जो 199 वेंटिलेटर फिट हो जाएंगे और 200 वेंटिलेटर के लिए पेशेंट आएगा, तो हाउ विल यू चूज कि किसको डालना है? एक पेशेंट तो नहीं आ रहा होगा उस वक्त। तो वो जो क्राइटेरिया, उसको किसी ना किसी क्राइटेरिया पे जनरली कम्युनिटी को एग्री करना पड़ता है। तो उसमें फ्रेलिटी स्कोर मैटर करता है, आप करते क्या ये मैटर करता है, आपके आपको बचाने से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा ये मैटर करता है। इवेंचुअली तो आप इसी चीजों के ऊपर काम करेंगे, आप किसी काम के आदमी है या नहीं है, और प्रोबेबली जनरल जो बेसिक चीजें हैं वो तो मैटर करती हैं, एज है आपकी, कोमॉर्बिडिटी और ये सारी चीजें, वेदर आपका सर्वाइवल है या नहीं है। ऑब्वियसली अगर 80 इयर्स का पेशेंट आ रहा है जो कि ऑलरेडी कैंसर स्ट्रिकन है, आपको पता है कि उसका लाइफ सर्वाइवल वैसे ही 4-6 महीने का रह गया और उसके वर्सेस कोई अदरवाइज फिट एंड वेल इंडिविजुअल है, तो प्रोबेबली वो प्रायोरिटी लेगा जनरली। लेकिन उससे ज्यादा सीरियस एथिकल इशू जनरेट होना शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने ये डिस्कस करना शुरू करा कि इमरजेंसी बुनियादों पर अगर फ्यूनरल और बैरियल प्लेसेस खत्म हो जाएंगी और सर्विस उसको कोप नहीं कर सकेगी, तो फिर गवर्नमेंट उनको बॉडीज को क्रीमेट करेगी, यानी कि जला देगी। अच्छा, जनरली ओवर पिछले 3 डेकेड्स के अंदर जनरली क्रिश्चियन सोसाइटी कंसिडर की जाती है यूके की, वो भी इवेंचुअली मूव आउट कर गया जनरली टुवर्ड्स क्रीमेशन रादर देन फ्यूनरल। उसकी बेसिक वजह मॉनिटरिंग रीजन है। वो ठीक ठाक कॉस्ट करता है एक फ्यूनरल उनको। फ्यूनरल इतना ज्यादा कॉस्ट करता है कि 60 साल के आप जैसे ही होते हैं तो आपको मुख्तलिफ एजेंसीज जो है वो और बैंक जो है उसके मैसेजेस आना शुरू कर देते हैं कि अपने फ्यूनरल के लिए आपको लोन लेना है तो बताइए। तो और वो इवेंचुअली रीजनेबल फ्यूनरल जो है यहाँ पर वो 10 to 15,000 पाउंड कॉस्ट करता है। तो इसलिए वो क्रीमेशन के ऊपर चले गए। क्रीमेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ही लो है उससे कंपेयर करके। वो 200-300 पाउंड के अंदर क्रीमेट हो जाते हैं और जला दिए जाते हैं। तो पीपल वो प्रेफर करने लगे लोग एनीवे। तो खैर, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी में ऑब्वियसली इसको लेकर भी प्रॉब्लम शुरू हुई कि आपको शायद अभी ये मीटिंग खत्म हो जाए तो वापस कनेक्ट कर। हाँ सही है, वो तो रीजॉइन कर लेंगे। इसी लिंक को वापस दबा दिए। जी जी इस फाइन, वो सही। तो खैर, तो वो एक जनरली वो एथिकल इश्यू शुरू हुआ, उसके ऊपर बहस भी शुरू हुई। लेकिन व्हाट अगेन उसके अंदर भी लोग जो रियलाइज करने की चीज है वो ये कि हमें हर चीज को लेकर प्रैग्मेटिक होने की जरूरत, मेरी अपनी राय में तो प्रैग्मेटिक होना चाहिए। क्या आप प्रैक्टिकल होकर ये देखें कि क्या चीज पॉसिबल है और क्या नहीं है, और कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में रिजिड नहीं होनी चाहिए जनरली हर चीज को लेकर। तो हर सोसाइटी के डायनेमिक्स को लेकर, हर हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी को लेकर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है इवेंचुअली। ये अनफॉर्चुनेट है कि अब ऑब्वियसली पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, कोप नहीं कर सकता है। सोसाइटी के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है, रिजिड है, और सोसाइटी में किसी भी चीज पे बात करना प्रोबेबली हर आदमी की अपनी राय है और इतनी स्ट्रांग राय है कि वो राय आप चेंज भी नहीं करा सकते किसी भी तरीके से, और लोग उस राय पे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अब लेकिन ये हमारी अपनी डायनेमिक्स है सोसाइटी की, तो उसको देखते हुए उस पर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना जरूरी होता है। तो इवेंचुअली यहाँ पर उन्होंने डिबेट करी और फिर वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इवेंचुअली डिबेट आई। तो इवेंचुअली ये तय पाया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा करना पड़ेगा तो फिर तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर मुसलमानों को भी क्रिमेट करना पड़ेगा, इट डजंट मैटर। क्योंकि अगर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है, अगर दुनिया में जगह ही खत्म हो गई और लोग ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक वक्त पर तो हेल्थ केयर सिस्टम पे जो लोड था वो तो इटसेल्फ था, लेकिन जो जनरल काउंसिल के ऊपर लोड आया था वो मोर्टेलिटी की वजह से आया था। क्योंकि इस बार 50,000 मोर्टेलिटी ज्यादा हो गई है इस 6 महीने में हर साल के मुकाबले में। तो उन बॉडीज को रखना, स्टोर करना, कहाँ रेफ्रिजरेट करेंगे और रखेंगे, क्योंकि उनकी जो यूजुअल मॉर्चरी है वो उसके लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने, मेरे ख्याल से मेरी आवाज वापस आ रही है। गूंज रही है ना वो। असल में किसी एक ने, मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि कौन है कि वो म्यूट नहीं हुए और वो आपकी आवाज वहां से बच के वापस आ रही है।
आप ट्राई करें एक दफा, मैंने अपने आप को भी किया। जी, अब आवाज सही आ रही है आपको? मैं खाली कंटिन्यू करें, कुछ होगा तो बताएं जी सही आप। सही। जी जी, आवाज सही है। अच्छा, तो बहरहाल तो उन्होंने फिर वो कुछ टेम्पररी मेजर्स लेकर पोर्टेबल मॉर्चरी बनाकर खत्म करी। तो वो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स आके हर हॉस्पिटल के बाहर काउंसिल ने लाकर खड़े कर दिया कि आप, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी एक्सपायर होगा वो जो बॉडी है वो उसकी सिक्रीशन स्टिल उसमें वेरेलेंट है, वो फैलेगी लोगों में, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप छू नहीं सकते। तो उसको डालेंगे तो इवेंचुअली जो लंदन के एरियाज है वहां तो उन्होंने वो यूज करनी पड़ी उनको। फिर लंदन में कुछ बुरा जो टाइम था, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले तक तो उन्होंने मास बेरियल स्टार्ट कर दिया कि वो एक ही ग्रेव डिग कर रहे थे, स्पेशली मुसलमानों के कब्रिस्तान में, और एक साथ ही 8-10 लोगों को दफन करना उन्होंने शुरू करा। तो ये एक उसका डिफरेंट एथिकल डायलेमा है। सेकेंडली एक और प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि अब जो भी मरीज दाखिल हो रहा है वो बीमार तो है, लेकिन वो खुद भी बीमारी दूसरों को फैलाने की उसमें है, तो जो उसके घर वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो उससे मिल नहीं सकते, और वो बस अस्पताल एम्बुलेंस आके हॉस्पिटल लेके चली जाती है, आप वहां जमा हो जाते हैं, वो आपको टेलीफोन पे पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है, आपने बात करी, फिर उसके बाद वो वेंटिलेटर पे चला गया तो आप उससे बात नहीं कर सकते, फिर वो 2 हफ्ते के बाद आपको इवेंचुअली पता चलता है कि मर गया, फिर वो एक थैले में बंद करके बॉडी मिलती है और आप जाकर दफना देते हैं, जिसमें उन्होंने इवेंचुअली रिलैक्स करके 5-7 लोगों को अलाउ कर दिया था कि फैमिली के बहुत क्लोजेस्ट 5-7 लोग बैरियर सर्विसेज में रहेंगे, जो कि कोशिश करेंगे कि वो मतलब अनटच टेक्निक के साथ जो है वो करें। खैर, वो इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। फिर तो समहाउ तो इवेंचुअली कोप करके सिस्टम में, जो मैंने अभी तक रियलाइज ये करा है कि इन्होंने क्योंकि कुछ चीजें प्रीएम्प्ट कर ली थी और उसके ऊपर बात कर ली थी, तो चाहे ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं यूके गवर्नमेंट पे, लेकिन इवेंचुअली यूके गवर्नमेंट उससे फर्स्ट अटैक से तो बाहर आ गई है। इसलिए हम स्लोली चीजें ईज डाउन हो रही हैं, लोगों का उस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग डरे हुए हैं वो कह रहे हैं जिंदगी भर लॉकडाउन में रहिए, जो नहीं डरे हुए वो कह रहे हैं कि सब कुछ खुल जाए। लेकिन इससे कतई नजर ये है कि अब स्लोली चीजें बेहतर हो रही हैं यहाँ पर, एटलीस्ट फर्स्ट अटैक में। हाँ, ये जरूर है कि इसका सेकंड अटैक होगा, और ये भी जरूर है कि मास्क पहनना काफी अरसे तक के लिए जरूरी समझा जाएगा, और समझा जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर एन ईयर और सो। आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, प्रोबेबली मास्क जो है वो न्यू नॉर्म हो जाएगा इवेंचुअली। बाकी इसका जो सिस्टम को दूसरा डायलेमा एक और एस्पेक्ट का है, वो ये कि ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि आप प्रिजन में लॉकडाउन करके तो नहीं रख सकते सोसाइटी, जो इफेक्ट पाकिस्तान में डिबेट किया जा रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन प्रोबेबली इसकी मैनेजमेंट का तरीकेकार यही है कि जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको कंसिडर करते हुए और उनकी प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए ही इसको तैयार करना चाहिए, इसके ऊपर कोई एसओपी के इस तरह ये काम किया जाएगा। क्योंकि अगर आप वो पॉलिसी तैयार नहीं करेंगे लोकल को देखकर और आप पॉलिसी सिर्फ कॉपी करेंगे किसी और की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो काम करेगी। अब आप इरफान भाई कोई सवाल करना शुरू करें तो मैं